हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है भारत भूटान संबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। देखा जाए तो भारत भूटान संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भूटान सरकार के साथ भारत कई बड़ा टकराव नहीं हुआ है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि भूटान सरकार के साथ भारत का कोई बहुत बड़ा टकराव हमें देखने को इतिहास में नहीं मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत भूटान का संबंध जो है काफ़ी मित्रतापूर्ण रही है, क्योंकि ये बात की साक्षी ये है कि भूटान सरकार के साथ भारत का कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ है। इवन कुछ पॉइंटों पर अगर हम बात करें तो कहते हैं भूटानी सम्राट द्वारा देश में सक्रिय उत्तर पूर्वी भारत के गुरिल्लाओं और उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किए गए प्रयास भारत के लिए मददगार रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो भूटान सरकार ने हमेशा ही उत्तर पूर्वी भारत के जो गुरिल्लाओं और जो उग्रवादियों हैं उसको निकालने में भूटान सरकार ने भारत की बहुत ही मदद की है। इसके कारण जो है भारत भूटान का मधुरतापूर्ण संबंध स्थापित हो पाया है। इवन देखें तो भारत भूटान में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल है। भारत भूटान में जो है जल विद्युत परियोजनाओं में भारत का बहुत बड़ा योगदान है और इससे भारत और भूटान का संबंध बहुत मजबूत बनी है। और देखा जाए तो हिमालय साम्राज्य के विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। जो हिमालय क्षेत्र है वो भूटान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है और ये सब इसलिए महत्वपूर्ण और बन जाता है क्योंकि भारत और भूटान का संबंध इससे मजबूत बनती है। देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि भारत भूटान में बड़ी जल विद्युत परियोजना में शामिल है और इतने बड़ी परियोजना में शामिल होना जो है दो देशों की मित्रता को ही सुचालक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है ये बात कि हिमालय साम्राज्य के विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत बना है। देखा जाए तो हिमालय काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखें तो संसाधनों में भी महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये विकास में सहायता करने के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो देखा जाए तो भारत भूटान संबंध काफ़ी मित्रतापूर्ण रही है। अभी तक ऐसा कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिला है जिससे भारत और भूटान में जो है संबंध का खटास देखने को मिले। ठीक है, तो ये देखा जाए तो यहाँ संबंध जो है मधुरतापूर्ण है और दोनों देश जो है एक दूसरे को सहयोग दे के आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी वो एक दूसरे को सहायता करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन साफ है कि भारत की सुरक्षा रणनीतियों के घटकों का विश्लेषण करें। देखिए, भारत के पास सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चक्र है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के कौन कौन से इसके घटक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भारत को बनाता है। और देखा जाए तो आज के समय भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है और इसके लिए कुछ घटक हैं जो इसको मजबूत बनाती है। तो देखा जाए पहला घटक तो यही माना गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। भारतीय सैनिक क्षमता जो है विश्व के महत्वपूर्ण सैनिक क्षमताओं में से एक माना जाता है और भारत जो है दिन प्रतिदिन अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता जा रहा है। और देखा जाए 1998 में परमाणु परीक्षण करने से भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाया गया उचित कदम था, जिसको पूरा विश्व ने ठहराया था। जो भारत ने
1998 परमाणु परीक्षण किया था पोखर में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो उस समय सभी देशों ने भारत की आलोचना की थी, लेकिन फिर भी भारत ने जो है अपनी परमाणु परीक्षण करके अपनी जो है सुरक्षा के अंतर्गत भारत को आश्वस्त कर दिया कि अब भारत जो है सुरक्षा के घेरे में आ चुका है। और ये परमाणु परीक्षण इसका सबूत था। और देखा जाए जो 1998 में परमाणु परीक्षण करने से भारत के निर्णय को राष्ट्र सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उचित ठहराया गया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण करना और अपने देश को मजबूत करना हर एक देश का कर्तव्य होती है, और इस पे कोई देश जो है किसी प्रकार का रुकावट नहीं डाल सकता। और यही जो है भारत ने किया। तो देखा जाए भारत की सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत पहला घटक तो है उसकी सैनिक क्षमता। दूसरी की अगर हम बात करें कि भारत सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना है। तो दूसरा तो आप समझ गए होंगे कि भारत अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं भारत सरकार के द्वारा उसको मजबूत की जाती है, उसको एक नया रंग दी जाती है, नया रूप दी जाती है, जिससे कि विश्व में हर जगह हम अपने आप को सक्षम खड़ा पाएँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम तीसरी घटक की बात करें तो भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यानी देखा जाए तो भारत को आंतरिक खतरा भी बहुत बनी रहती है। भारत में आंतरिक खतरा भी बहुत भरी रहती है, क्योंकि भीतरी सुरक्षा भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती तैयार करता है। देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर भारत से अलग होने की कोशिश की है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन भारत के लिए चुनौती तो था, लेकिन इसकी सुरक्षा नीतियों ने जो है इनको अलग नहीं होने दिया। और ये सब से बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्र, जो सदैव ही अपने आप को अलग थलग समझते हैं। कहते हैं जब तक आप अपने आप को इस भारत देश के पार्ट नहीं समझिएगा तब तक जो है आप अपने आप को अलग ही पाइएगा। और देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर हमेशा ही उग्रवादियों का निशाना रहा है और उग्रवादियों का जो है मेन अड्डा रहा है, जहां पर हमेशा जो है इन चार देशों को तोड़ने के लिए उग्रवादी जो है हमेशा गतिशील रहती हैं। लेकिन भारत सरकार की जो सुरक्षा नीतियों के कारण ये देश अभी भी जैसे का तैसा है, इसमें अलग कोई भी अभी नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी समय समय पर करती है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो भारत ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का प्रयास सदैव किया है, कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। और देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक जो है आज़ादी के समय से ही बहाल है, जिसको किसी ने भी अभी तक हिला नहीं सका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की सदैव प्रयास किया है। लेकिन आने वाला समय में जो है इस एकता को जो है खंडन करने में बहुत से बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, जो भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए हमेशा प्रयासशील है, जो सही नहीं है। देखा जाए तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। देखा जाए तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय में यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता हैं जो धर्म के आड़ में जो है देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। भारत लोकतंत्र देश है, यहाँ पर सबको जो है अपना विचार रखने का पुण्य अधिकार है, विचार समझने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी करवा नहीं सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बड़ी बड़ी संख्या में नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं
इससे नागरिकों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो भारत आज भी गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत करने वालों की जनसंख्या कम नहीं है और ना तो भविष्य में होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो भारत सरकार की कुछ न कुछ नीतियां ऐसी है जो देश के विकास में जो है रुकावट डाल रही है और उसको एनालाइज करना जरूरी है। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच अंतर बताइए। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत साफ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर थी। देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण देश में बहुत ही विकास हुआ, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन नेताओं के जो है अच्छे नीतियों के कारण और पंचवर्षीय योजना अपनाने के कारण हमारे देश में बहुत ही जो है विकास होने को देखने को मिला। क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कहते हैं कोल्ड वॉर की स्थिति भी पैदा हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हुआ ही था, कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। तो इस समय काल में अपने आप को जो है आगे बढ़ाना बहुत दुष्कर्म कार्य था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना अपनाने के कारण हमें बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ। कहते हैं कोई भी अगर योजना बनाई जाती है, अगर हम उसमें ईमानदारी से आगे बढ़ाएं तो वो योजनाएं जनता के लिए एक कल्याणकारी सिद्ध होता है। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में योजनाएं तो बना दी जाती है लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और ना तो इसमें सरकार की जो है कर्तव्य निष्ठा दिखती है, न जनता की कर्तव्य निष्ठा दिखती है। तभी भारत जो है आज तक विकासशील देश ही बन के रह गया है। और कहते हैं बहुत से नेता लोग जो है गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है विकसित राष्ट्र बनने के लिए गरीबी, और जो भारत से कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि गरीबी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि सरकार के लिए भी सर दर्द है। कहते हैं यहाँ पर सबकी गारंटी फेल होगा और ये सच्चाई है, इससे आप जो है मुंह फेर नहीं सकते। बेशक सरकार जितना मर्जी सीना ठोक के कह ले कि हम गारंटी देते हैं कि भारत को विकसित बना देंगे, संभव नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आती है बेरोजगारी की समस्या। आज सरकार के पास जॉब ही नहीं है। कारण क्या है? सरकार सभी जो है सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है, और प्राइवेटाइजेशन में आपको पता ही होगा कि जो भी कंपनी खरीदती है वो अपने लाभ के लिए खरीदती है। यहाँ पर ना तो उनको जनता दिखती है ना देश की भलाई दिखती है, उनको सिर्फ अपने सपनों का महल जो है विदेशों में बनाना होता है और देश को खोखला करना होता है। तो ऐसे में हम विकसित देश नहीं बन सकते। कहते हैं योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई, जिस समय भारत की दशा बहुत ही दयनीय थी। लेकिन देखा जाए तो उस समय के नेता लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर अनुसरण किया। सबसे पहली बात तो देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्न के दाना जो है मुंह तक पहुंचाना है, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कृषि के विकास पर जोर देने के साथ शुरू हुआ, क्योंकि कृषि ही हमारे देश के लिए प्राथमिकता है। और आपको तो पता भी होगा कि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, इसलिए उस समय के नेता लोगों ने इस बात को महत्वता दी कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें कृषि को जो है आगे बढ़ाना है। क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत ही कम संसाधन थे, जबकि देखा जाए जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसमें जो है भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। क्योंकि देखा जाए तो इंसानों के प्राथमिक आवश्यकता जो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। देखिए रोटी की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में रोटी की व्यवस्था की गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपड़ों की व्यवस्था की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं जो जनता को भलाई के मार्ग पे ले जाने की कोशिश करता है वही कामयाब भी होता है। और देखा जाए तो आज अगर भलाई करने की अगर प्रश्न उठता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा को मजबूत करना, क्योंकि जब शिक्षा मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा और इससे जो है बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। इसमें एनालाइज करने की ज़रूरत है।
पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य पर जोर दिया गया, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य रखा गया। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप आगे करना चाहते हो, कोई भी कार्य करना चाहते हो, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना, क्योंकि कोई भी चीज़ को लागू करते हो ऑटोमेटिक वो आगे नहीं बढ़ जाता है, धैर्य से आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन लाना चाहती थी, यानी देखा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन लाने की विश्वास रखी गई थी, लेकिन आगे चल के कई पंचवर्षीय योजना विफल भी हुआ, क्योंकि देखा जाए तो भारत उस समय आंतरिक खतरों के साथ साथ जो है विदेशी आक्रमण पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और सबसे अधिक जो था पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत को परेशान की जा रही थी, जिसके कारण कई पंचवर्षीय योजना को जो है बीच में ही स्थगित किया जा सका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है और अंडरस्टैंडिंग करके रखना भी है कि पहले पंचवर्षीय योजना का कार्य था कृषि का विकास करना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का था भारी उद्योग पर जोर देना। पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्वरित संरचना परिवर्तन लाना था। हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि देश में पहला आम चुनाव कराते समय चुनाव आयोग के सामने आने वाली समस्याओं का हमने यहाँ वर्णन करना है। देखिए, भारत में पहली आम चुनाव करवाई गई और इस आम चुनाव में बहुत सी ऐसी समस्या थी जो चुनाव आयोग को सामना करना पड़ा, फिर भी देश में पहला आम चुनाव करवाई गई। और देखा जाए तो चुनाव आयोग द्वारा जो समस्या यहाँ पर फेस की गई, पहली समस्या तो यही थी कि चुनाव कराने के लिए परिसीमन या चुनावी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। देखिए, इतनी बड़ी भारत देश में जो है परिसीमन करना और चुनावी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक थी, और इस कार्य में काफ़ी समय लगता है और चुनाव आयोग के पास समय की बहुत ही कमी थी, और ये सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम थी कि क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना। दूसरी बात थी, जब मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज नहीं थे। ये सबसे बड़ा चुनाव आयोग के लिए समस्या खड़ी कर दी। तब मतदाता सूची का पहला लिस्ट जारी किया गया तो 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज नहीं थी, जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी। देखा जाए तो 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, 17 करोड़ जो थे मतदाता थे जो मतदान करने योग्य थे, जिन्होंने लगभग 3,200 विधायकों को और 489 लोकसभा सदस्यों का चुनाव करना था। तो देखा जाए तो सिर्फ 17 करोड़ मतदाता थे और 3,200 विधायक और 489 लोकसभा सदस्यों का चुनाव करना था, जो बहुत बड़ी समस्या थी चुनाव आयोग के समक्ष। उसके पश्चात अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इन मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे। ये बहुत बड़ी समस्या चुनाव आयोग के समक्ष था कि 15% साक्षर थे। चुनाव आयोग के लिए वोटिंग के कुछ खास तरीके के बारे में सोचना पड़ा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। देखा जाए तो इन समस्याओं को जो है चुनाव आयोग को सामना करना पड़ा। प्रथम, आम चुनाव में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और ज़रूरी भी है। आपके समक्ष जो ये क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियां का वर्णन करना है। क्वेश्चन यहाँ देखिए साफ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश स्वतंत्र हुए थे और उन स्वतंत्र देशों के समक्ष सुरक्षा की चुनौतियां बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई थी और बहुत से देश आज़ाद भी हुए थे। और आपको बता दूं कि उस समय से कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था, जहां पर अमेरिका और यूएसएसआर का जो है एक बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिला। तो इस समय
जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि नव स्वतंत्र देशों को न केवल अपनी सीमाओं को बाहर से बल्कि भीतर से भी खतरे का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखा जाए बाहर की सीमाओं से तो खतरा थी ही थी, आंतरिक खतरा भी कम नहीं थी, जहाँ पर एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होने के फिराक में था। तो ये और देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगा फसाद भी आंतरिक रूप से हो रही थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत देश का है। जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान की मांग रखी गई और भारत और पाकिस्तान की जो संघर्ष देखने को मिला, शायद कोई भी भारतवासी उसको भूल नहीं सकता। दूसरी बात देखा जाए तो इसमें से कुछ राज्यों को देश के भीतर अलगवादी आंदोलन के खतरे को सामना करना पड़ा। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में भी अलगवादी आंदोलन देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर भारत से अलग था, वो अलग रहना चाहता था। ऐसे बहुत से राज्य थे जो भारत से अलग रहना चाहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खतरे होते हैं जो अपने देश का अपने ही देश में होता है। और देखा जाए तो सबसे खतरनाक और सबसे घातक जो था आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सीमा के बाहर से किया जाता है। और देखा जाए तो भारत में आए दिन आतंकवादी हमले होना एक आम सी बात बन के रह गई है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात पे अगर हम गौर करें तो नव स्वतंत्र देशों में धनी आबादी है और वो गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आई है समक्ष कि जो स्वतंत्र देश हुए थे नए नए, उनमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले तो सीमा के बाहर से बल्कि भीतर से भी उनको खतरा का सामना करना पड़ा। दूसरी बात देखें तो अलगवादी आंदोलन का भी खतरा बरकरार था। तीसरी बात थी आतंकवादियों का खतरा जो बहुत बड़ी समस्या थी। और सबसे घातक और सबसे गंभीर समस्या जो आज तक सलूशन नहीं हो सका वो है गरीबी की समस्या। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या थी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यहाँ आपके समक्ष क्वेश्चन आया है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए सबक बताइए। देखिए, भारत में 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा की गई थी। और इस आपातकालीन में जो कि 18 महीने की लगाई गई थी, और इस 18 महीने के आपातकाल में हमने क्या सीखा, हमें क्या सबक मिला, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए सबक बताइए। तो देखा जाए आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों को सामने ला दिया। क्योंकि 18 महीने का आपातकाल होना कोई आम बात नहीं थी। आपातकाल का एक सबक यह है कि भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करने का बेहद मुश्किल है। ये सबक हमें मिला कि भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लोकतांत्रिक मानते हैं। और ये सबक जो है हमें सीखने को मिला कि भारत का लोकतंत्र ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। और दूसरा हमें ये सबक मिला कि इस संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संबंध में कुछ अस्पष्टताएं सामने आई जिन्हें सुधार करना जरूरी था। क्योंकि संविधान में जो आपातकालीन की बातें लिखी गई थी उसमें हमें कुछ खामियां नज़र आई और उस खामियों को जो है हम इसे दूर कर सकें। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सबक थे कि नई बनी कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार भी किया जा सका, क्योंकि आपातकालीन की स्थिति ने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया। इसमें संशोधन किया गया कि आंतरिक आपातकाल की घोषणा केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही किया जा सकता है। उस समय देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ इस बेस पे इमरजेंसी घोषित किया था क्योंकि आंतरिक मामले में जो थे आंदोलन चल रहे थे। लेकिन संविधान में संशोधित की गई कि आपातकाल की घोषणा केवल सख्त विद्रोह के आधार पर ही किया जा सकता है। साधारण बात के लिए आपातकालीन घोषणा करना अनुचित है।
राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने की सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात सामने आई, क्योंकि जिस समय इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की घोषणा की थी उस समय ये रातों रात कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो है सारी बातें स्पष्ट नहीं हो सकी। इसलिए संविधान में संशोधित किया गया कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए, तभी जो है आपातकालीन घोषणा की जा सकती है। और तीसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपातकाल ने सभी को नागरिक स्वतंत्र के प्रति अधिक जागरूक बना दिया और न्यायालयों ने व्यक्तियों के नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई गई। तो देखा जाए तो कुछ घटना घटती है तो हमें बहुत से सबक दे जाती है, और उन सबकों को सीखना और उसको अमल में लाना यही एक महत्वपूर्ण बात बनती है। क्योंकि कहते हैं जो गलतियां हुई उनको सुधारना ही महत्वपूर्ण बात बनती है, और गलतियों को जो सुधारते नहीं हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और आज के राजनीतिक में इन बातों पे सबक लेने की ज़रूरत है कि जो हम गलतियां पीछे किए हैं वो गलतियां हम ना करें। जैसे आपको पता है कि इलेक्शन हमारे देश में होता रहता है, और आज इलेक्शन का बेस जो है लालच है, जहां पर हर एक मंत्री फ्री के आश्वासन दिलाते हैं, और ये फ्री की चीज़ें न तो देश की भलाई के लिए है और न ही आम व्यक्तियों के लिए है। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि भारत सरकार ने उज्ज्वल योजना चलाई और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराया गया। पहले के सिलेंडर का जो कीमत था 400 के आसपास हुआ करता था, और आज 1200 के आसपास है। तो थोड़ा सोचिए कि उज्ज्वल योजना जो चलाई गई उसमें फ्री में सिलेंडर बांटा गया, तो इसका बोझ किस पे पड़ा? सरकार पे पड़ा कि आम व्यक्तियों पे पड़ा? सारा का सारा बोझ जो है आम जनता को उठाना पड़ा। गांव में तो उन्होंने फ्री कर दिया, गांव तो गरीबों का देश माना जाता है, और शहरों में जो व्यक्ति रोजी रोटी के लिए शहरों में आते हैं और मेहनत दिन प्रतिदिन करते हैं, उनको सिलेंडर इतनी महंगे महंगे खरीदने पड़ गए। सोचिए, विचार कीजिए, गांव में तो बंदे जीवन में कैसे भी अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गांव से निकल के शहर में कमाने आए हैं और वो भी गरीब हैं, तो उनको कैसे ये चीज़ें मुहैया हो सकेगी? शायद सरकार इस बात को एनालाइज नहीं कर रही है कि गांव, हम जानते हैं गांव हमारे देश के लिए प्राथमिकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव के जितने भी पुरुष हैं वो शहरों में निवास करते हैं और शहरों में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वो व्यक्ति गांव वाले व्यक्तियों से भी बहुत गरीब है। गांव वाले के पास चलिए ज़मीन होता है, उनके पास घर होता है रहने के लिए, तो उनको किसी तरह किराया नहीं देना पड़ता है। लेकिन यही व्यक्ति जब शहर में आते हैं तो हर तरह की समस्या होती है। मजदूरी करके आते हैं, वो 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करे कि सिलेंडर इकट्ठा करे, क्या करे? और यही बात आम व्यक्ति नहीं समझ पाया है कि सरकार अगर किसी चीज़ को फ्री करती है तो वो चीज़ें दूसरे पे लागू कर देती है। एक जगह फ्री होता है तो दूसरी जगह उसको महंगा कर दी जाती है, और इससे जो है आपका ही ज़िंदगी बेकार बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, और कहते हैं इन घटनाओं से सबक सीखिए कि ऐसे नेताओं को हमने कभी नहीं जिताना है जो हमें लालच के जो है दाने फेंकते हों, क्योंकि आपने सीखा भी होगा और एक सबक भी है बच्चों वाली कि लालच बुरी बला है, और शायद हम इस विचारधारा को सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं और हम अपने जीवन पे लागू नहीं कर पाते हैं, जो गलत है। कहते हैं जब बच्चों को आप सिखाते हो कि लालच बुरी बला है तो आप भी लालच मत कीजिए, और सरकार को साफ बता दीजिए कि हमें लालच नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए, हमें नहीं चाहिए फ्री में कोई भी चीज़। आप सिर्फ कीमतों को कंट्रोल कर लीजिए, यही आपका सबसे बड़ी राजनीतिक हो सकती है। नहीं तो कहीं फिर से वही घटना न दोहराना पड़ जाए जो आपातकाल की घटना 1975 में देखने को हमें मिला। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि भारत की परमाणु नीतियों की विशेषता का वर्णन करें। देखा जाए
तो भारत की परमाणु नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी और स्पष्ट थी। भारत देखा जाए तो सब प्रथम जो है परमाणु हथियार के खिलाफ रहा है और कभी भी परमाणु युद्ध को जो है वह सराहना नहीं की है। तो इसलिए भारत की परमाणु नीतियों की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है। देखा जाए तो आधुनिक भारत के तेज़ी से निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास रखा, जो जरूरी भी था। देखा जाए तो विश्व में जिस प्रकार से समय का हालात बनता जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है अपनी चरम सीमा पे है। तो नेहरू जी का भी यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काफ़ी विश्वास था, इसलिए नेहरू जी आधुनिक को प्राथमिकता देते थे। देखा जाए तो उनकी औद्योगिकरण योजना एक महत्वपूर्ण घटक 1940 के दशक के अंत में हेमी जे भाभा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था और परमाणु कार्यक्रम था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए 1940 वो समय काल था जहाँ पर भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो हेमी जे भाभा के मार्गदर्शन में यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम जो है शुरू की गई थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता था, क्योंकि जनरल सी बात है, अगर कोई देश हम पे परमाणु से प्रहार करेगा तो ये तो नहीं है कि हम सिर्फ शांत बैठ के उसकी जो है परमाणु बम का प्रतीक्षा करेंगे कि हम भी वहाँ पर जवाब देंगे। कहते हैं ना, लोहा जो है लोहे को काट सकता है। तो वही बात यहाँ पर भारतीय राजनीतिक नेताओं ने बात रखी कि भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है और भारत ने ऐसा किया भी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। भारत पहले उपयोग न करने की वकालत करता है। देखा जाए तो भारत जो है परमाणु का उपयोग जो है प्रथम करना नहीं पसंद करता है। परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर जो है वैश्विक स्थापना के लिए भारत प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत हमेशा जो है परमाणु निरस्त्रीकरण के ऊपर बात किया है और पूरी दुनिया को सीख दी है कि परमाणु जो है वो आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो परमाणु हथियार जो है आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। इस बात के ऊपर जो है हमेशा भारत जो है वकालत की है, क्योंकि परमाणु अस्त्र ऐसा अस्त्र है जिसका हमने हिरोशिमा नागासाकी पे जो है विनाश का तांडव देख चुके हैं। इसलिए भारत पहले उपयोग का जो है वकालत नहीं करता है, कि भारत इस बात को हमेशा रखता है कि दुनिया जो है परमाणु हथियार से मुक्त होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। देखा जाए तो भारत परमाणु हथियार के खिलाफ था, इसलिए उसने महाशक्तियों से परमाणु निरस्त्रीकरण की गुहार भी लगाई। लेकिन देखा जाए तो भारत की बातें किसी भी महाशक्ति ने सुनी नहीं। और देखा जाए तो अब हर देशों के पास इतनी परमाणु हथियार रखी हुई है जिसे पूरे विश्व को जो है तहस नहस किया जा सकता है, तो जो काफ़ी देश के लिए खतरे का सबब बन सकता है। भारत ने हमेशा एनपीटी के भेदभावपूर्ण माना है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर दिया है। देखा जाए तो भारत हमेशा ही निरस्त्रीकरण का गुहार लगाई है पूरे विश्व के समक्ष, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु हथियार अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मई 1974 में यानी 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण विस्फोट करा दिया गया था और भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करने का तर्क भी दिया था, क्योंकि भारत का पहला परीक्षण जो हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो ये विस्फोट भी की गई थी तो बहुत शांतिपूर्ण की गई थी, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो ये बात साफ हो जाता है कि परमाणु हथियार न पुराने समय में सही थी न आज के समय काल में सही है। परमाणु का जो है विनाश बहुत ही घातक होता है। कहते हैं एक बार परमाणु का उपयोग करने के पश्चात वहाँ पर जीवन तक भी नहीं पनपती है और ये हमने हिरोशिमा नागासाकी पर देखा था। इसलिए भारत ने हमेशा ही जो है परमाणु हथियार के खिलाफ अपनी गुहार पूरे विश्व के समक्ष रखी, लेकिन फिर भी किसी विश्व में नई बात को माना गया। आज हमारा पूरे विश्व जो है परमाणु हथियार के संकट पे खड़ा हो रखा है, जो बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि उन घटनाक्रमों पर चर्चा करें
जिन्होंने इस सार के भीतर संकट को बढ़ाया, जिससे इसका विघटन तेज हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही काफ़ी और महत्वपूर्ण है कि उन घटनाक्रमों पर हमें चर्चा करना है जिनके कारण यूएसएसआर के भीतर संकट और भी गहरा गया और जिसके कारण यूएसएसआर जो है विघटित हो गई। देखा जाए तो उस समय काल में गलबोचों ने देश के भीतर आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने की कोशिश की। तो ये देखा जाए तो गलबोचों का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ विचारधारा थी कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया जाए और लोकतंत्रीकरण की नीतियों को शुरुआत की जाए, क्योंकि लोकतंत्रीकरण होना किसी भी देश के लिए फायदेमंद होती है। तो यही विचारधारा जो है गलबोचों ने सोचा। लेकिन देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर नेताओं ने सुधार का विरोध कर दिया। देखिए, गलबोचों का यहाँ पर विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों ने नेताओं ने इस सुधार का विरोध करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो 1951 में एक तख्ता पलट हुआ जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने प्रोत्साहित किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस समय देखा जाए तो यूएसएसआर का विघटन का कहीं ना कहीं कारण अमेरिकी धरती पे छुपी हुई थी और ये देखने को मिला। 1951 में एक तख्ता पलट हुआ जिससे कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टरपंथियों ने इसका प्रोत्साहन भी किया। देखा जाए तो उस समय चारों तरफ विरोध ही विरोध हो रही थी और कई राज्य तो अपने आप को स्वतंत्र भी कर चुके थे। तो देखा जाए लोग तब तक जो है आज़ादी का स्वाद चख चुके थे और कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने ढंग का शासन नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग मॉडल स्टाइल को पसंद करते थे और कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपने पूरे सहयोग के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहती थी। क्योंकि गलबोचे यहाँ पर अच्छा विचारधारा थी, लेकिन लोगों ने इस विचारधारा को पसंद नहीं किया और पुराने ढंग का शासन वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको तो आज़ादी का स्वाद चख चुके थे, इसलिए वो इस देश से अलग होना चाहते थे। सत्ता सोवियत संघ के केंद्र से गणतंत्रों की ओर स्थानांतरित होने लग गई और विशेषकर सोवियत संघ के अधिक यूरोपीकृत हिस्सों में जो उन्हें संप्रभु राज्य के रूप में देखता था। यानी देखा जाए तो बहुत से यूरोपीय कंट्री अलग हो चुकी थी और वो चाहते थे कि सारे जो है राज्य अलग हो जाएं। जैसे भारत में भी इस तरह की समस्या खड़ी हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सभी राज्य जो है अपना अलग स्टेट करने की मांग कर रहे थे, जिसमें आपको पता है पाकिस्तान भी इसमें से एक था, भूटान था, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर थे और भी कई राज्य थे। लेकिन देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत कूटनीतियों के कारण जो ये सब एक हो सका और इन्होंने यूनिटी के साथ जो है देश को जो है एक सूत्र में बांध सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये बात गलबोचे नहीं कर सके और जिसके कारण सोवियत संघ का जो है विघटन होना एक स्वाभाविक बना दिया। सोवियत संघ के प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हो गई। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि सोवियत संघ के प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थिर सी हो गई, जिसको बदलना एक स्वाभाविक बना दिया। सोवियत संघ पर 70 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों से सब कुछ चला गया, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी से जो है सरकार नहीं संभली और सारे के सारे जो राज्य थे वो अलग हो गया, जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हो गया। सारे देश जो है यूएसएसआर से अलग हो गए, बर्लिन की दीवार टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया और इस तरह से जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो समझना है और आगे बढ़ना है। देखा जाए तो बड़े पैमानों पर उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था। सरकार में अधिक से अधिक खुलेपन की अनुमति देने की अनुचित के कारण व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि सरकार ने खुलेपन की नीति देश की प्रगति के लिए की थी, लेकिन इससे जो था पूरा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। जैसे आज देखिए भारत में भी इसी प्रकार की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार जो है खुलेपन का उपयोग कर रही है, जिसमें सारे चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन होती चली जा रही है। सारे जो है हमारे देश में जितने भी तंत्र चल रहे हैं सबको जो है
इक्का दुक्का बंदे ही नियंत्रित कर रहे हैं। तो देखा जाए तो भारत का भी कुछ ऐसा ही कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में देखिए आज एक दो कंपनी ही पूरे भारत की व्यवस्था को नियंत्रित कर रही है, और ये आगे चल के तनाशाह भी हो सकती है, मनमर्जी भी कर सकती है। और यही हुआ। देखा जाए तो उस समय यूएसएसआर में बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार हो रहे थे, जैसे आज के समय हमें देखने को मिलता है। सरकार में अधिक खुलेपन की अनुमति देने की अनुचित कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, और आज देखिए सरकार हर चीज़ को फ्री करने पे लगी हुई है, कहते हैं हर चीज़ को। और ये इतनी लालच दे रही है कि लोग भी उनके पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि जब वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तो गुलबच्चों की अज्ञानता और उनके उदार दृष्टिकोण ने बदले में जो है पूर्वी यूरोप में सांप्रदायिकता विरोध ताकतों को मजबूत कर दिया। देखा जाए तो यहाँ पर गुलबच्चों की अज्ञानता और उनके उदार दृष्टिकोण ने जो बहुत से यूरोपीय सांप्रदायिक विरोधी ताकतों को जो है मजबूत कर दिया, उनको एक नया रास्ता दे दिया। जैसे भारत में भी अभी जो है बहुत से रास्ता जो है सांप्रदायिक लोगों के लिए खोल दिया गया है, तभी तो ये लोग शांत है, क्योंकि उनको हर चीज़ जो है बिना नुकसान पहुंचाए उनको आसानी से भारत से मिल जाता है, तभी जो है ये अपने आप को अभी ताकतवर महसूस कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद शासन का पतन हो गया। यानी देखा जाए तो कई क्षेत्र में जो है शासन का पतन हुआ, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी साम्यवादी शासन का एक पतन हुआ, और यही पतन जो था यूएसएसआर का विघटन का सबसे बड़ा कारण बना। देखा जाए तो इन अचानक घटनाक्रम ने यूएसएसआर के विघटन का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। कहते हैं जब कोई राज्य कमज़ोर पड़ता है तो पूरा देश जो है कमज़ोर का फ़ायदा उठा लेता है, और यही हुआ। आज देखिए भारत में भी पंजाब की अपनी जो है रवैया है, जिसके कारण कई लोगों को जो है अस्वस्थ कर रही है, कई लोगों की विचारधाराओं को जो है ग्रसित कर रही है, जिससे आने वाला समय में एक बहुत ही बगावत का जो है एक नींव रखेगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, और इस देश को विघटन का एक रास्ता भी प्रशस्त करेगा। लेकिन इस बात से जो है अभी तक किसी ने सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन जो जानेगा वही समझेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से आपको करना है। यहाँ पर आपके समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हर देश को जो है एक ज्ञान लेने की आवश्यकता और समझने की ज़रूरत है। और देखिए क्वेश्चन क्या है। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास दर्ज किया है और उच्च स्तर का जो है मानव विकास भी दर्ज किया है। इस कथन का समर्थन करना है, क्या ये कथन सत्य है? आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रीलंका में तो हमेशा ही संघर्ष का एक इतिहास रहा है, फिर आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, मानव विकास कैसे हो सकता है? तो ये बात सत्य है कि श्रीलंका में संघर्ष का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और अभी भी है। देखा जाए तो सीली और तमिली में हमेशा संघर्ष बनी रही है, और इवन देखा जाए तो कुछ समय पहले ही श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई थी, यानी आर्थिक मंदी भी आई थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर उच्च स्तर का मानव विकास दर्ज किया गया है, आर्थिक विकास भी दर्ज किया गया है। तो इस कथन का हमें समर्थन करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जाति संघर्ष 1983 चला आ रहा है, लेकिन श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास भी किया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। श्रीलंका जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था। आप देखिए भारत आज तक जो है अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को जो है रोक ना सका, लेकिन श्रीलंका में इतनी संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका ने जो महत्वपूर्ण कार्य था उसको करके दिखा दिया। श्रीलंका ने जनसंख्या वृद्धि दर को
सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक बन गया, जो उसकी रणनीति का परिचालक है। और देखा जाए तो यह अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश था। बेशक ही यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, लेकिन ये पहला देश है जो अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर लिया, जो आज बड़े बड़े विकसित देश से भी नहीं हो सका। कहते हैं भारत में हर बात के लिए जानी जाती है, लेकिन जनसंख्या भारत के नंबर 1 पूरे विश्व में हो गया है। इस पे किसी भी सरकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है कि हमें इलेक्शन में जीतना है, चाहे देश की हालात कुछ भी हो। लेकिन देखा जाए तो श्रीलंका में हमारे देश से भी अधिक संघर्ष देखने को मिला। वहाँ पर सीली तमीली की संघर्ष हमेशा बनी रही है। देखा जाए तो गृह युद्ध के दौरान कई वर्षों तक इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उच्चतम रहा है। देखा जाए तो श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया, जिसके कारण यहाँ पर जीडीपी जो है उच्चतम रहने का बात आती है। देखा जाए तो यहाँ गृह युद्ध होने के पश्चात भी श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है उच्चतम है। और भारत में देखा जाए तो जीडीपी जो है बहुत ही लोअर कंडीशन में है। आंतरिक संघर्ष के विनाश के बावजूद श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखी है। देखा जाए जिस प्रकार भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखा है, श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी बनी हुई है। तो देखा जाए श्रीलंका को जो है एक आइडल लेना चाहिए, उसकी एक मॉडल बनाना चाहिए, जिससे हम कुछ सीख सकें कि इतने संघर्ष के बावजूद भी जिसको पूरा विश्व में नहीं कंट्रोल कर सका, वो श्रीलंका ने कर दिया। जनसंख्या वृद्धि दर हर एक देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। देखा जाए तो चीन ने भी इसे बहुत कदम उठाए, लेकिन आसानी तरीके से श्रीलंका ने बहुत ही सहज रूप में जनसंख्या वृद्धि दर को रोका, नियंत्रित किया, वहाँ को समझाया। और देखा जाए तो अपने अर्थव्यवस्था को भी उदार बनाया, और वो भी घरेलू युद्ध होने के पश्चात भी श्रीलंका ने अपने प्रति व्यक्ति आय में भी कमी न की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। देखा जाए तो पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र बहाल जो है सही रूप से नहीं हो सका, और इसके कई कारण हैं। इन्हीं कारणों पर हमने प्रकाश डालना है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में कौन कौन से बाधाएं हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र का बहाल होना संभव नहीं है। देखा जाए तो स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता के लिए कई कारण हो सकते हैं और कई फैक्टर जो है जिम्मेवार है। तो देखा जाए सब प्रथम अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी ने सेना को अपना प्रभुता जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है लोकतंत्र शासन के वास्तविकता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है पाकिस्तान को बहुत कम मिला है, और जिसके कारण सेना को अपना प्रभुता जारी रखने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का निर्माण होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिलने के कारण वहाँ पर जो है सेना का वर्चस्व जारी रहता है, जिसके कारण वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होना संभव नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है लोगों का राज और लोगों के द्वारा शासन। लेकिन जब सरकार खुद की मनमर्जी करने लग जाता है, तनाशाह हो जाता है, तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाता है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र को भंग करके वहाँ पर सेना की अपनी प्रभुता आ जाती है, जिसके कारण पाकिस्तान में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी के कारण यहाँ पर सेना का प्रभुता बनी रहती है। अगर अगली पॉइंट पे हम नज़र डालें तो अमेरिका और अन्य देशों ने भी अपने हितों की पूर्ति के कारण सैन्य शासन का समर्थन किया है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए
अमेरिका और अन्य देशों ने हमेशा जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल होने से रोका है। और देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इवन अन्य देश भी, जैसे चाइना भी जो है पाकिस्तान को अपने हाथ का कठपुतली बनाना चाहता है कि जैसा चाहे हम वैसा कर सकें। इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र का बहाल होना संभव नहीं है। कहते हैं अमेरिका और अन्य देश ने भी अपने हितों की पूर्ति के कारण सैन्य शासन का सदैव समर्थन किया है। और देखा जाए तो समय समय पर जो है लोकतंत्र को भंग करके यहाँ पर जो है सैन्य शासन लागू किया जाता है। और इसको कई देशों को इससे फ़ायदा होती है, क्योंकि अगर लोकतंत्र होगा तो शायद जो दूसरे देश के दुनिया के लोग हैं उनका जो है कार्य और जो मंशा है पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर सैन्य शासन का जो है समर्थन करते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र का बहाल होना संभव नहीं है। देखा जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष ने अर्धसैनिक समूहों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का सदैव ही संघर्ष होता ही रहता है, और जिसके कारण अर्धसैनिक समूहों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जिन्होंने अक्सर कहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक दल और लोकतंत्र दोषपूर्ण है और स्वार्थी मानसिकता वाले दलों और अराजक लोकतंत्र द्वारा पाकिस्तान की सुरक्षा का नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए सेना का सत्ता में रहना उचित है। देखा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का बहाल होने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि यहाँ के दलों की मानसिकता, कहते हैं स्वार्थी मानसिकता के कारण यहाँ पर जो है लोकतंत्र बहाल होना संभव नहीं है। क्योंकि सारे नेता जो होते हैं, दलों के लोग होते हैं, वो अपनी जो है भलाई सोचते रहते हैं, स्वार्थी होती हैं। और देखा जहाँ पर स्वार्थी लोग हों, जहाँ पर लोकतंत्र जो है उसमें दोष जरूर निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही छुपा होता है। कहते हैं दिखाना कुछ और होता है और खाना कुछ और होता है। आपने तो देखा ही होगा कि हाथी के दांत जो है खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पर देखा जाए तो नेता लोगों की ऐसी ही प्रवृत्तियाँ होती है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, आज हमारे भारत देश में भी ऐसा है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो चुका है, लेकिन फिर भी जो जीडीपी पहले कुछ और थी, आज जो है गूगल में और कुछ और ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जो वास्तविकता होनी चाहिए वो वास्तविकता नहीं दिखाई जा रही है। कहते हैं सरकार भी आपकी है, कहते हैं नेट भी आपकी है, आपका जो है मीडिया भी आपकी है। तो नागरिक के लिए क्या है? कुछ नहीं है। जो आप दिखाना चाहते हो वो दिख रहा है और लोग जो है बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर 1 हो गया है। और भारत में देखा जाए, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो पर व्यक्ति इनकम भी भारत का 7,000 से ऊपर जा रहा है डॉलर में। ये तो संभव हो ही नहीं सकता। कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन लोगों को वास्तविकता जरूर नज़र आएगी, और तब तक भारत जो है कंगाल हो चुका होगा, क्योंकि भारत के पास कुछ भी नहीं होगा। और ये बातें शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत हमारा लोकतंत्री देश है, लेकिन लोग भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई के साथ हमें 2-4 हाथ करना चाहिए। देखा जाए तो मीडिया भी आज स्वतंत्र नहीं है। हम कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया स्वतंत्र नहीं है। और जिस देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं होती है उस देश में लोकतंत्र जो है स्थापित नहीं हो सकता। पाकिस्तान में देखा जाए तो मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, और न ही भारत में जो है मीडिया स्वतंत्र है। अगर मीडिया स्वतंत्र होता है तो ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता कि भारत में जो आप पर इनकम दिखा रहे हो, क्या प्रति व्यक्ति आय है? जिस देश में 50% से भी ज़्यादा जो है लोगों के पास APL और BPL कार्ड है, उस देश में अगर $7,000 पर व्यक्ति दिखाया जाए तो ये कहाँ की समझ से परे वाली बात है। कहते आज जिसकी लाठी उसी की भैंस है, और ये हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो।
कहते हैं अपने सत्ता हासिल करने के लिए लोग देश को भी बलि चढ़ाने को तैयार होते हैं, देश को भी बर्बाद करने को तैयार होती हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं सच्चे राह पे चलिए, सच्ची बात कीजिए। कहते हैं झूठ करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय में बेशकली आप अच्छे से राज हासिल कर लीजिएगा, लेकिन आने वाला समय में आपको कोई अच्छा कहेगा नहीं। तो ऐसा कह के क्या मिलेगा। हमेशा सभी के नज़रों में आइडल बन के रहिए। जब कोई भी प्रश्न चिन्ह उठे तो आप पे कोई उंगली ना उठा सके, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इन सब प्रश्नों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि आज सब कुछ बिके हुए हैं, सब एक दूसरे के गुणगान गा रहे हैं, वास्तविकता कोई नहीं दिखा रहा। बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि देश में जो है बहुत कुछ गलत हो रहा है, और शायद हमारा देश भी अब जो है कहते एक खोखला होता जा रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा ये आज चिंता का विषय है, सोचने की बात है। कहते पाकिस्तान का हालात इसलिए बेहद से बेहतर बन गया क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था नहीं बन सका, और भारत में लोकतंत्र है फिर भी लोकतंत्र का नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो एक लालच का पिटारा चल रहा है और फ्री की एक तकिया कलाम शब्द चल रहा है। देखा जाए तो सन्ने पादरियों और भूमि स्वामी अभिजात वर्ग के सामाजिक प्रभुता के कारण निर्वाचित सरकार को बार बार उखाड़ फेंका गया है और सैन्य सरकार को स्थापना की गई है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत बड़ा बात आती है कि सैन्य पदरियों और भूमि स्वामी के अभिजात वर्ग के सामाजिक प्रभुता के कारण निर्वाचित सरकार को बार बार उखाड़ फेंका गया और सैन्य सरकार को स्थापना किया गया। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है पादरियों और भूमि स्वामियों को चलती है। जैसे भारत में देखिए इक्का दुक्का जो है बड़े बड़े कंपनियों की ही चलती है। आज पूरा भारत जो है इक्का दुक्का कंपनियों में ही सिमट के रह गई है, क्योंकि उनका प्रभुता सबसे अधिक चल रहा है और सरकार जो है सारे के सारे सेक्टरों को इन कंपनियों के हाथे बेच रहा है, और इससे हमारे देश को ही नुकसान है। क्या सरकारी में रह के उनसे अच्छे काम नहीं करवाए जा सकते? जो सारे के सारे कंपनियों को जो है सरकारी हाथों से निकाल के प्राइवेट सेक्टरों को दान करते चले जा रहे हैं, और वो अपना मनमर्जी करेंगे, देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी, हमने पढ़ा है, कोई भी कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है लाभ कमाना, न कि देश को बचाना। और ये बात शायद बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, जिनके हाथों में पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है, इन सब बातों पर एनालाइज नहीं करती हैं। बात वही है ना, आपने एक बहुत जगह किताब पढ़ा होगा कि जिस शासनकाल में जो भी राइटर आया उसने उस राजा का गुणगान ही गाया। आज भी ऐसा ही बात चल रही है। कोई भी बड़े बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं कह सकता, नहीं तो अगले दिन वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कहानी हो जाएगी। और यही होता है पाकिस्तान में भी कि वहाँ पर पादरियाँ जो बड़े बड़े पद पे होते हैं, पादरियाँ होते हैं, भूमि स्वामी होते हैं, वो अपने मकसद पूरा करने के लिए वहाँ पर जो है लोकतंत्र व्यवहार होने नहीं देते हैं और बार बार जो है सैन्य सरकार की स्थापना करने के लिए विवश कर देते हैं। देखा जाए तो वैश्विक इस्लामी आतंकवाद और उनकी आशंका की पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार इस आतंकवादी समूह के हाथों में पड़ सकती हैं। देखिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर पाकिस्तान के जो है इस्लामी आतंकवाद, वैश्विक जो आतंकवाद होते हैं, अगर उनके हाथों में परमाणु शस्त्रागार पड़ गए तो सभी देशों का भविष्य जो है खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान में सैन्य शासन को पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिमी हितों के रक्षक के रूप में देखा गया है, क्योंकि जरना सी बात है, आज पाकिस्तान को कोई भी देश जो है लोकतंत्र की स्थापना इसलिए भी नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसके सामने जो है भारत जैसे विशाल देश है, जहाँ की जनसंख्या नंबर 1 है। कहते हैं यहाँ पर हर एक देश जो है कब्जा करने के फिराक में है, इसलिए पाकिस्तान को जो है अपना हथियार के रूप में देख रहा है। कहते हैं किसी भी देश में सैन्य शक्ति बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि दूसरे देशों का अटैक करने के लिए हमेशा पड़ोसी देशों का ही निशाना सदैव बनाया गया है, और यही कहीं ना कहीं मकसद है। देखा जाए तो चाइना ने भी ऐसा ही कुछ करके दिखाया है कि सारे राज्य को, सारे जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया है, और वहाँ से जो है पाकिस्तान से इंडिया बहुत ही आसानी से है टारगेट बन सकता है। तो देखा जाए पाकिस्तान में लोकतंत्र का खतरा होना ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता का विषय बना रहा है और बने
रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की संस्कृति कम शक्तिशाली समाज पर आसानी से अपनी छाप छोड़ती है। विश्व राजनीतिक कथन का विश्लेषण करें। देखिए क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी महत्व भी रखेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो समाज विकसित है, प्रभावशाली हैं, उनका प्रभाव जो है कम शक्तिशाली और पिछड़ी हुई समाज पर पड़ती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है कि जो आर्थिक तौर से विकसित समाज हैं उनका प्रभाव कम विकसित समाज पे पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच है। देखिए बाहरी प्रभाव बस हमारी पसंद को बढ़ाती है और कभी कभी वो पारंपरिक पर हावी हुए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित कर देती है और ये बात भी सही है कि बाहरी प्रभाव से हम काफ़ी आकर्षित होते हैं। मान लीजिए कि भारत में आज भी भारत पिछड़ा हुआ देशों में ही गिनती होती है। कारण क्या है? भारत का अपना कुछ भी नहीं है। हम घर में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी उपकरण उपयोग करते हैं शायद ही इक्का दुक्का हो जो भारत में बना हो, नहीं तो जितने भी हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं सब के सब विदेशी होते हैं। आपको बता दूं कि सारे देशों से सामान आके भारत में असेंबल होता है तो हम उस पर जो है वहाँ पर ठप्पा लगा देते हैं मेड इन इंडिया, लेकिन वास्तविकता में वो मेड इन इंडिया नहीं होती है। वो सभी देशों से कलपुर्जे जो है भारत में आते हैं और यहाँ पर जो है उसको असेंबल कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय सामान हो गया। ऐसा कोई कंपनी ही होगा शायद जो भारत का अपना होगा। कहते हैं एक रिलायंस कंपनी है भारत की जो भारत में बनी है, लेकिन आज रिलायंस कंपनी भी विदेशी के ही गुणगान गा रही है। तो यही यहाँ प्रभाव दिखाने को बता रहा है कि हम दूसरी दुनिया के प्रभाव जो है हमारी दुनिया पे पड़ती है। अगर मान लीजिए विदेशों में आईफोन चल रहा है तो हम भी वो आईफोन की मांग करते हैं और इसके लिए हम जितना मर्जी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। तो भारतीय कंपनी जो होगी उन कंपनियों को जो है विदेशों से लाएगी इंडिया में और वो आप तक पहुंचाएगी और मन मर्जी कीमत वसूलेगी। तो देखा जाए तो हमारी जो है जीडीपी से गिरती है क्योंकि हमारा पैसा जो है वो विदेशों में जाके जो है उनको फ़ायदा पहुंचाता है और हम दूसरे चीज़ों से आकर्षित होते हैं। तो बात समझ रहे हो ना, ये कितनी महत्वपूर्ण है कि हम विदेशी चीज़ों से आकर्षित रहे बिना नहीं रह सकते क्योंकि वो विकसित देश हैं। लेकिन हमें ये बात समझना चाहिए कि जो भी हम बनाए मेड इन इंडिया हो, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं कि सिर्फ असेंबल वाला। आपको मैं एक बात बता दूं, कहते हैं आज सारे नेता जो हैं अपने ऑफिस में, दीवारों में और कहते हैं शब्दों में महात्मा गांधी जी का जो है नाम लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी एक ही बात को सदैव अनुसरण करने पर विचार करते थे कि हम कुटीर उद्योग को विकास करें क्योंकि जो है मेन जो भारतीय हैं वो गाँव में बसते हैं। ये उनका विचार था कि हम कुटीर उद्योग को विकास करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े कंपनियों के समक्ष छोटे कुटीर उद्योग चल भी पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो कहते हैं आज जो महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं वो सिर्फ बातों में ही महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, वास्तविकता में नहीं। अगर वास्तविकता में होता, अगर हम गांधीइज्म पे चलते, अगर आपने गांधीइज्म पढ़ा हो तो शायद पता हो, क्योंकि इस पर हमने बहुत बड़ा वीडियो बनाई थी एमए का कक्षा बीए कक्षा के बच्चों के लिए। तो उसमें हमने सारी बातों को एनालाइज किया था कि गांधी जी क्या चाहते थे और गांधी जी का क्या विचारधारा था। तो गांधी जी कुटीर उद्योगों पर विश्वास रखते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के युग में, आज के समय काल में बड़ी बड़ी कंपनियों के समक्ष क्या छोटी कंपनियां चल पाएगी? आज तो हमें हर चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए। कहते हैं कुटीर उद्योग में बना हुआ चीज़ आपको पसंद ही नहीं आती है। आपको तो वो चीज़ें पसंद आती है जिसमें केमिकल ही केमिकल डाल के आपको परोसा जाता है। कुटीर उद्योग की चीज़ तो आपको पसंद ही नहीं आती है।
क्योंकि उसमें धागे निकले हुए होते हैं, क्योंकि मैन मेड है ना। तो यही यहाँ पर मानसिकता हमारे देश का बिगड़ता जा रहा है कि बाहरी जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावी समाजों का प्रभाव हमारे जो अविकसित देश है उन पे पड़ रहा है। देखिए, उदाहरण के तौर पे भी यही बात को दर्शाया गया है कि बर्गर, मसाला, डोसा का कोई विकल्प नहीं है और इसलिए कोई वास्तविक चुनौती पेश नहीं करता है। उसी तरह अगर घरेलू खादी तो कुर्ते के साथ अगर हम नीली जीन्स अच्छी लगेगी तो हम नीली जीन्स ही खरीदेंगे। आज देखिए, आज लोगों ने अपनी भारतीय पहनावा को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। आज तो आपको जीन्स चाहिए जो विदेशों में बन के भारत में आए और वहाँ पर लिख दिया जाए मेड इन इंडिया। कहते हैं मेड इन इंडिया लिख देने से मेड इन इंडिया नहीं हो जाता है। जिस प्रकार कहीं भी कुछ भी लिख दो और उसको वास्तविकता कुछ और मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो वास्तविकता में जो है प्रूफ नहीं होती, उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं आज हर चीज़ के नियम बने हुए हैं, लेकिन नियम का जो है सही सही अनुपयोग नहीं हो रहा है। कहते हैं गांधी जी के विचारधारा पर स्वच्छ अभियान चलाया गया था, लेकिन आज देखिए सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन जो है बड़े बड़े नेता लोग सिर्फ रोडों पर झाड़ू लेके खड़ा होते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपनी जो है काफिला में बैठते हैं और चल देते हैं। तो इससे मेड इन इंडिया कुछ भी नहीं बनने वाला, ना स्वस्थ भारत बनेगा। सिर्फ गांधी जी के बातों का दिखावा करने से भारत अच्छा नहीं हो सकता है। कहते हैं गांधी जी ने इतना संघर्ष किया, इतना हमें जो है कष्टों से आज़ादी दी सभी लोगों ने मिलके। उनकी आज़ादी आज हम जो है तहस नहस कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आज तो कई लोगों से यही बात सुनिएगा मुँह से कि अच्छा था कि हम गुलाम थे। आज़ादी भी आज़ादी किस चीज़ की, जहाँ पर आज़ादी ही ना हो। तो आज ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है विकासशील देशों के लिए, विकासशील समाजों के लिए, कि विकसित समाज का प्रभाव जो है विकासशील समाजों पर सबसे अधिक पड़ रहा है। देखा जाए तो वैश्वीकरण हमारे संस्कृति दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और संस्कृति एकरूपता उत्पन्न करती है, जिससे संस्कृतियाँ अधिक भिन्न और विशिष्ट बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वैश्वीकरण हमारे संस्कृति दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। आज पूरा विश्व जो है एक हो गया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि विश्व के साथ हमें जो है टेक्नोलॉजी साझा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कि अपने देश को बर्बाद करके करें। हमारे देश में टैलेंटों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में टैलेंट का कोई भी कदर नहीं होता है। हमारे देश में जिसके पास पैसा है वही आज सबसे बड़ा बना पड़ा है। मैंने कई जगहों पर देखे हैं, किसी बच्चों को अगर कोई मेडिकल लेना पड़े तो पता है प्रशासन क्या कहती है कि आपका जो है मैथ में 50 नंबर नहीं आया है, इसलिए आपको मेडिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई किसी को MBBS कोर्स करना है, उसने बहुत ही मेहनत से जो है नीट का क्लियर भी किया हो, लेकिन अगर उसको थोड़ा रैंक कम है तो उसको नहीं एडमिशन दी जाएगी। जिनका रैंक बहुत ही घटिया है और उन्होंने डोनेशन दे दिया है, उनका एडमिशन हो जाता है। तो सोचिए हम कैसे देश को बना रहे हैं। तभी तो आज किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर जो है मोबाइल निकालेगा, नेट पे दवाई का रिसर्च करेगा और आपको वही पकड़ा देगा, क्योंकि ये सब आज आम बात हो गई है, साधारण हो गया है और ये बहुत ही हमारे देश के लिए संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं अगर अच्छे जिनको शौक़ होता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, तो उससे हमारे देश का आगे विकास होता है। लेकिन वो लोग कहते हैं जो अमीर अमीर होते हैं और कुछ चंद रुपयों में जो है सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सभी राज्य में आप चले जाएं, वहाँ पर आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हर जगह बनता है। हर जगह सिर्फ पैसा फेंकिए, सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो किसी भी राज्य में चले जाइए भारत के, वहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने वालों की कमी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा भारत देश किस राह पे चल रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं वैश्वीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वैश्वीकरण के कारण जो है हम बहुत से देशों की चीज़ों को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो काफ़ी महत्व रखता है। और यह न केवल गरीब देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ खतरनाक है। अगर ये सब नहीं सुधरा, नहीं समझा, तो ये बहुत मानवता के लिए खतरा का सबब हो सकता है, क्योंकि इसे पूरे विश्व की समृद्धि, संस्कृति, विरासत सिकुड़ रही है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो बात लिखी गई है वो और भी महत्वपूर्ण है। अगर आज भी हम इन बातों पर का अनुसरण न करें तो हो सकता है कि आने वाला समय में
मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा का विषय बन सकता है। और ये कहते हैं काल्पनिक बात नहीं, ये सच्चाई है। आने वाले कुछ वर्षों में आप देख सकती हो, कहते हैं नेता लोग गारंटी देते हैं कि हम 30 तक जो है भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा हालात देश का है वैसा होना संभव नहीं है। आप कैसे विकसित बना सकते हो? देश में गरीबी तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जनता जो है रोड पे खड़ी है, आए दिन किसान आंदोलन चलते जा रहे हैं। कहाँ से विकसित हो जाएगा? सिर्फ आप नेट पे जीडीपी गलत शो करके जो है आप अपनी जो है मनमानी करके नहीं साबित कर सकते कि भारत विकसित राष्ट्र हो गया है। कहते हैं किसी को कह देने से विकसित नहीं होता है, हमें खुद भी लगना चाहिए कि हम विकसित देश में हैं, जहाँ पर सभी लोगों को जो है सब कुछ मिला हुआ है, सब अपने जीवन जो है सुचारू रूप से ढंग से जी रहे हैं। ये नहीं होता है कि आप सिलेंडर जो है गांव में उज्ज्वला योजना के तहत अमीर अमीर लोगों को फ्री में मुफ्त करवा दो। क्या गांव के लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या उनको फ्री में दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप एक बार एनालाइज तो करके देखिए। आपको एपीएल और बीपीएल में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो करोड़पति हैं, ये फिर भी एपीएल बीपीएल में अपना नाम दर्ज कर रखे हैं। तो ये सारी समस्याओं को आप सोल्यूशन नहीं कर सकते। आप तो बहुत सोच रहे होते हो कि हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना की तरह घर घर में जो है सिलेंडर पहुँचा रहे हैं और उनकी कीमत जो है शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं। शायद आप इस बात को नहीं जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्र से न जाने कितने जो है लोग जो है शहर की तरफ पलायन कर रखे हुए हैं और उनको सिलेंडर भी आज जो है ब्लैक में लेना पड़ता है। और ये आम है। कहते जो आम जिंदगी जी रहा है उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं जो सच बोलता है उसको तो जेल की ही रास्ता मिलता है। और ये महत्वपूर्ण बात यहाँ क्वेश्चन बता रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझना है, आपको आगे करना है। यहाँ पर जो आपके समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि विकासशील, देखिए जो विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का हमें विश्लेषण करना है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े हैं विकासशील देशों पर। सर्वप्रथम बात करें तो वैश्वीकरण ने दुनिया भर में वस्तुओं को व्यापार में वृद्धि कर दी है और वैश्वीकरण के कारण ही आज संभव हुआ है कि हर देश जो है हर चीज़ों का जो है बखूबी उपयोग करने में सक्षम हुआ है और इसे न जाने कितनी तरह की समस्याओं जो है सुलझी है। तो ये सब कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है, क्योंकि व्यापार में वृद्धि होने से पूरा विश्व एक हो गया है। लेकिन विश्व एक तब होता है जब सारे देश का एक ही मकसद हो और एक ही राह पे सब चले, तब वैश्वीकरण का जो है सही अर्थ यहाँ पर आएगा। विभिन्न देशों द्वारा दूसरे देशों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध कम कर दिए गए हैं। आज किसी भी देश के साथ व्यापार करना सरल हो गया है। जिन देशों ने आयात पर प्रतिबंध लगाए गए थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। विभिन्न देशों में पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध भी कम कर दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरल हो गई है, क्योंकि विभिन्न देशों में पूंजियों की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुए हैं। आज देखिए आप कहीं भी रहो, आप अपना जो है पूंजी का निवेश जो है विदेशों में कर सकते हो बहुत ही सरलता से, या आप अपने सारे जितने भी पैसे हों विदेशों में जमा कर सकते हो। तो इसमें जो है सब कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही संभव हो पाया है। और बेशकली ये किसी भी देश की सरदर्दी बढ़ा सकती है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो है बहुत से लोग जो है विदेशों में अपने पैसे रखे हुए हैं जिसके बारे में सरकार को पता नहीं होती है। इससे जिस देश में वो रह रहे होते हैं उनका इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो वैश्वीकरण की उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते कि वैश्वीकरण के कारण ही आज हम सब कुछ संभव हो पाया है। इस प्रकार अमीर देशों के निवेशक अपना पैसा जो है अन्य देश विशेषकर विकासशील देशों में निवेश कर सकते हैं, जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता है। देखा जाए तो आज हर कोई जो है निवेशक ऐसे देशों की तलाश में रहता है जहां पर विकासशीलता हो, यानी वो विकसित न हुआ हो। कहते वहाँ पर उनका पैसा जो है बहुत बेहतर रिटर्न मिलती है। और देखा जाए तो भारत से अच्छा विकल्प इन अमीर देशों के लिए कोई और हो नहीं सकता,
क्योंकि ये विकासशील देश है और यहाँ पर आपको पता ही है कि सारे कंपनियाँ जो है यहाँ निवेश करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर उनके सुविधा मिल सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है यहाँ कच्चे पदार्थ भी मिल जाते हैं आसानी से, और सस्ते काम करने वाले मजदूर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी बेरोज़गारी की समस्या है कि कहते हैं हर कोई जो है बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है। और ऐसे बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे नौजवानों के लिए ऐसे अमीर देशों को जो है ऐसा निवेशक देश मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कम पैसे से अच्छे मजदूरी करवाया जा सकता है और इससे उनको बेहतर रिटर्न मिलती है। तो भारत सब देशों के लिए अच्छा विकल्प आज बन के खड़ा हुआ है। वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी सेवाएं जैसे विचार का प्रसार भी बहुत हुआ है। आज आप देख सकते हो कि वैश्वीकरण के कारण आज इंटरनेट कंप्यूटर संबंधी सारे के सारे जो है सुविधाएं आपको इंटरनेट पे मिल जाती है बहुत ही सरल रूप से, और इससे साइबर क्राइम भी बहुत काफ़ी बढ़ गया है। आज कहते हैं अगर एक दिन नेट बंद हो जाए तो पूरा ही इंडिया का जो है जीवनचर्या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सब कुछ तो इंटरनेट पे इन्होंने आश्रित कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि इतनी भी वैश्वीकरण के आड़ में जो है अपने जीवन को तहस नहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो हम कर सकते हैं वो इंटरनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर सब इंसानों ने ही बनाया है। इतना भी हमें इंटरनेट और कंप्यूटर पर आश्रित तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं हमारा जीवन उन्हीं में ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा आज साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। जो व्यक्ति मेहनत कर कर के एक एक रुपया जो है बैंकों में जमा करता है, और मान लीजिए साइबर क्राइम हुआ तो उनके एक एक रुपया जो है पूंजी पर कितनी बड़ी घात पहुंच सकती है। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए भी इन सभी बातों को कागज़ी रूप में रखा जाए, कागज़ी फाइल होनी चाहिए, क्योंकि बेशक आप इंटरनेट से उस चीज़ को मिटा सकती हो, कागज़ से नहीं मिटा सकते। तो हमें आधुनिकता के साथ हमें जो है पुराने रीति रिवाजों को भी अपनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने रीति रिवाज को आप अपने जो है पकड़ ही के बैठे रहो। आप थोड़ा सोचिए, अगर मान लीजिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आप बैंक में जाओ और आप बैंक वाले आपको ये कहे कि एटीएम में नेट काम नहीं कर रहा है, बैंक में नेट नहीं चल रही है, आपको पैसा नहीं निकाल सकते, तब आपको कितना बड़ा धक्का लगेगा। ऐसा हमेशा हुआ है। लोगों के जो है बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में बैठे पड़े रहते हैं, और जब वो बैंक में जाते हैं, चाहे कहीं एटीएम में जाते हैं, तो वहाँ नेट नहीं चल रहा होता, वहाँ नेट की प्रॉब्लम आ जाए, और आप बैंक में भी जाओ तो बैंक वाले ये कहे कि आपका नेट नहीं यहाँ काम कर रहा है, आप पैसे नहीं निकाल सको। तो वो पैसा किस काम का जो अपनों के काम ना आए। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात साफ कर दिया जाता है कि हमें नेट पर तो आश्रित रहना चाहिए, लेकिन हमें वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। वैश्वीकरण के आड़ में अपने आप को इतना आधुनिकता के भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। देखा जाए तो वैश्वीकरण के कारण लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। आज देखा जाए तो पूरा विश्व जो है समेट के एक हो गया है। आज लोग बड़े से बड़ी दूरियां जो है चंद सेकंडों में दूरी तय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है, और वृद्धि होने से जो है बीमारी का भी यहाँ पर काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में देखिए इतनी बीमारियां आ चुकी है जिसका आज कंट्रोल भी लोगों के लिए संभव नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आवाजाही से हुआ है। क्योंकि भारत का खान पान जो है साधारण तौर पे होती है, और विदेशों के खान पान जो होता है बहुत ही अलग होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो था कोरोना वायरस ही था, जो कहते हैं जिस देश से आई वहाँ पर खान पान जो है अलग ढंग का था, और वो भारत में बहुत ही आसानी से फैल गई। क्योंकि भारत जो है भाईचारों का देश माना जाता है, यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं। अगर इन्हीं बातों को हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के लिए लगभग 3 लाख भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। 3 लाख भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। और हाँ, ये बात सही है कि विकसित देशों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ सकते हो कि 3 लाख भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय मांगों में विविधता के साथ एकता के सिद्धांत का भी उदाहरण है।
देखिए विविधता के साथ एकता का भी उदाहरण है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? उचित तर्क के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने की जरूरत है कि भारत विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय मांगों की बहुत विभिन्नता है, लेकिन विभिन्नता के साथ एकता का भी सिद्धांत है। तो किस इस बात से आप सहमत हैं? तो देखा जाए तो ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि कहते हैं भारत विभिन्नताओं का देश होने के पश्चात भी एकता का सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र राजनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती है लोकतंत्र राजनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय मांगों को लोकतंत्र तरीके से संबोधित भी किया जाना चाहिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनता है। जब हम दबाने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्रतिरोध और अलगाव को जन्म देगी। तो ये बात तो सच है, जब हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्रतिरोध और लगाव को जो है जन्म देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भारत में नहीं बल्कि यूके जैसे अन्य छोटे देशों में भी स्कॉटलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं रही है। देखा जाए तो ये भारत ही देश नहीं है जहां पर जो है इस तरह की आकांक्षाएं रही है। कहते छोटे देशों में जैसे स्कॉटलैंड भी है, वहां पर भी इसी तरह की आकांक्षाएं देखने को हमें मिला है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर प्रतिक्रियाएं देने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोकतांत्रिक वार्ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करना, वार्ता करना, ये काफ़ी महत्व रखता है। वार्ता का मतलब होता है कि बात विचार जो है कर सकते हो आप। देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि सत्ता की साझेदारी। कहते हैं ऐसे जगह पर सत्ता की साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। क्षेत्रीय दलों को अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र में भी क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में जो है सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनाता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकता अनेकता में भी एकता की जो है विचारधारा रखी जा सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे संविधान की निर्माताओं की दूरदर्शिता। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारे संविधान की जिन्होंने बनाया वो काफ़ी जो थे दूरदर्शिता थी, क्योंकि उन्होंने संघीय विशेषताओं के संविधान की छठी अनुसूचित की तरह विविधताओं को समायोजित करने के लिए लचीलापन और विशेष प्रावधान प्रदान करने की अनुमति देती है, और क्षेत्रीय असंतुलन को किसी भी तरह से भेदभाव किए बिना ही समाज जो है समायोजित किया जा सकता है। तो देखा जाए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो काफ़ी दूरदर्शी थे, उनको पता था कि भारत जैसे विभिन्नताओं वाला देश में एकता स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने भारत को जो है देखा जाए तो सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जहां पर प्रत्येक नागरिक रहने की पूरी अनुमति देती है, हर तरह के धर्म अपनाने की अनुमति देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इसलिए देखा जाए तो अलगवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अलगवाद को बढ़ावा देने के लिए हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। और इस प्रकार भारत में क्षेत्रवाद को लोकतंत्र राजनीति के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखा जाए तो भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत में क्षेत्रवाद को लोकतंत्र राजनीति के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे बहुत कुछ है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है, और ये भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए कि शेयर ही केयर है। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें। आप सोचिएगा कि मैं सेव क्यों करूं, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों तिरपान स्टडी सेंटर यहीं नहीं रुका है, यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है, सारे चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत, किताबों के अंतर्गत, जो बुक आप फॉलो करते हो उसके अंतर्गत सारे वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।